हाँ तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि रिवीजन क्लास चल रहा है। आप लोगों को पता है कि मेरे यहाँ अभी टोटल सिलेबस खत्म है, लेकिन रिवीजन का क्लास अभी बाकी है। तो रिवीजन क्लास चला रहा हूँ, आप लोगों को पता है। और आज इस रिवीजन में मैं आपको कराऊंगा ईवीएस पेडागोजी 10 जनवरी 2022 का पेपर। ठीक है, काफ़ी बेटर तरीका से और ट्रिक से। और इस सेशन का 10 जनवरी का खासियत क्या है दोस्तों, मैं बता दूं, क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, समझा के बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। मेरे यहाँ क्लास करेंगे काफ़ी अच्छा तरीका से, आपकी सीटेट तैयारी में बेटर करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ट्रिक से क्लास चलेगा काफ़ी मज़ेदार तरीका से। चलिए अगला प्रश्न है, सुनिएगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए घरों के प्रकार में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वालों को बनाना चाहिए। तो जहाँ पे भारी बारिश होती है वहाँ क्या होता है भाई, बांस पे घर बनता है। तो बांस पे घर बनाते हैं क्यों और कहाँ बनता है, तो आप सभी को पता है असम में बनता है। कितने, तो 3 से लेकर के 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनता है, क्योंकि अधिक बारिश होती है वहाँ पे। जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। उस महिला वेटलिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते। तो मैं आपको बता दूं, ये आंध्र प्रदेश की महिला है जो भारत के बाहर 29 मेडल जीती है, और इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग का जवाब डी पर सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मेढकों और कीड़ों को फंसाकर खाने और पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। तो भारत के बाहर मैं बता देता हूँ, भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में, 2 देशों में मिलेगा। भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में, लेकिन भारत की बात करें तो भारत के मेघालय में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो भी मैं बात अलग से बता रहा हूँ, सभी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप नोट जरूर करें, मेरे क्लास को करें तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, जिसे मैं नहीं बता पाता हूँ। आप सभी को पता है कि मेरे यहाँ डिस्प्ले छोटा है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर आइए। सबसे पहली बात, अगले प्रश्न को कराने से पहले मैं सूचना दे देता हूँ, हर वीडियो में सूचना देता हूँ कि 9:30 पर मॉर्निंग में लाइव चलता है, और शाम को जो लाइव चलता है वो 7 बजे चलता है। दोनों लाइव ज्वाइन करें, काफ़ी बेटर तैयारियाँ होगी, आपको विश्वास रखें, काफ़ी बेटर तैयारियाँ मैं करा दूँगा। चलिए तो एक बार लाइक कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपका कूट है, तो कूट का जवाब कभी भी आंसर देख ले इस प्रकार से, तब जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। बोले तो पर्वत पर चढ़ने के लिए जो लीडर का काम है वो बताना है। फर्स्ट है ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले। देखिए लीडर का काम नहीं है आगे चलना, लीडर का काम है पीछे चलना, ताकि कोई छूट जाए तो उसको व्यवस्थित करना, माने उसको जगह पर देना। उस प्रतिभागियों को रुकने के लिए करना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। तो जो चढ़ने योग्य नहीं है उसको कहिए रुक जाओ तुम, तो भाई ये भी गलत बात हो गया। ठीक है, तो भाई अगला ऑप्शन पर आते हैं। अगला ऑप्शन कहता है कि सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। हाँ भाई, लीडर का काम है कि प्रतिभागियों को सहायता देना, प्रतिभागियों को रुकने के लिए और विश्राम के लिए उचित स्थान भी ढूंढना, ये भी लीडर का काम है। जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना, ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, ये भी लीडर का काम है। सी डी और आपका ई पर जा रहा है, जिन लोगों ने किया उन सभी का सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके ये भी आपका कूट ही है, और अच्छे से जवाब देने की कोशिश करिए आप सभी को कूट को। तो चलिए कर लेते हैं, कूट को अच्छे से कूटा जाए। क्या कहता है कि किस वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करिए। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्यतः कमरे की दीवार के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछ रहा है भाई
ये देखने वाली बात है। रेगिस्तानी योग के बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन नीचे पूछा है। तो भाई कमरे की लंबाई कितना होता है लंबाई, इसका जड़ जो है वह 30 गुना गहरा नीचे तक जाता है जब तक पानी ना मिल जाए। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्रित करता है, बात सही है, लेकिन ये अबू धाबी में नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो अबू धाबी जो लिख दिया है ना, वो सबसे बड़ा मिस्टेक किया है ये। तो हम केवल ए, बी और सी करेंगे, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे काफ़ी लोगों का जवाब आ रहा है बेटर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पैटर्न से पूछा हुआ है और फिर से पूछा आपका डिस्प्ले वाला क्वेश्चन, जो मैं नहीं कराता हूँ, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो दिशा वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी बेटर है ये, कि यदि भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचा जाए तो भारत की राजधानी बोले तो कोलकाता, सॉरी, भारत की राजधानी दिल्ली और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता मिलाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा था। नई दिल्ली मान लीजिए यहाँ है तो कोलकाता आपका पूरब में है, तो करेगी नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा, तो आपका कौन सी दिशा हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है तो आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व। कौन सा दिशा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा। तो 68 का जिन्होंने ए किया उन सभी का सही जा रहा है। अगला प्रश्न, मेंडल के बारे में मैंने आपको बार बार बोला कि मेंडल साहब जो थे ना एक मुनि थे और उन्होंने 28,000 मटरों के पौधों के साथ 7 वर्षों तक मठ के बगीचे में प्रयोग किया। उन्होंने यह एक पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे क्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं और निम्नलिखित में उसे छांटिए। तो मेंडल ने इस प्रयोग से क्या नहीं पाया। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, चलिए, हाँ आप बताएं। तो पीले रंग तो काफ़ी बेटर था, पीला रंग सबसे ज़्यादा मिलता था मेंडल के प्रयोग में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्या नहीं, नेगेटिव क्वेश्चन है। पीला रंग तो है, खुदरा बीज मिला था, नाटा बीज मिला था, लेकिन अगली पीढ़ी के पौधे के बीज का रंग पीले और हरे गुण के मिलकर बना है, ये प्रयोग में नहीं पाया गया। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह डी पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है। भाई एक लक्षण दिया हुआ है, क्या लक्षण है, ध्यान से देखिएगा कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पे पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। तो जिसके दुम पे पैसा हो वो आपका मोर होगा, जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने सी किया उन सभी भाइयों का सही जा रहा है। और भारत में राज्यों की संख्या आप लोग बता दीजिए। तो भाई ये भारत में राज्यों की संख्या जो है 28 राज्य है, और जिन्होंने 28 राज्य किया उन सभी भाइयों का सही जा रहा है। यहाँ पे मिलान करना है कि कीट को किससे मिलान करना है। इसमें कीट कौन सा है भाई, तो कीट जो है ना, तो कीट में हो जाएगा कॉकरोच, पक्षी में हो जाएगा आपका उल्लू, सरीसृप में आपका हो जाएगा कछुआ, और स्तनधारी में आपका हो जाएगा चमगादड़। हो गया मिलान भाई, बस जानकारी मिल गया, आप लोग मिलान कर लीजिए कूट से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए रिवीजन वाली क्लास है और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल ना आपको सीटेट में काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस लाने में मदद करेगा, आपको ये विश्वास रखें। ठीक है, यदि आप सबसे छोटे मार्ग में ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो संभावित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जिसे होकर आप नहीं गुजरेंगे, तो बताएं कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरेंगे। यदि आप चंडीगढ़ से जा रहे हैं, पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो याद रखें दोस्तों, पटना से चंडीगढ़ जाते समय पंजाब आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, तो पंजाब आगे पड़ता है, चंडीगढ़ पहले ही मिल जाएगा आपको, है ना, पंजाब आगे मिलेगा। तो क्यों जाएंगे पंजाब भाई, जब पहले ही चंडीगढ़ मिल जाएगा। तो आपका उत्तर डी पड़ गया, सी पड़ गया, सॉरी। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए आप लोग। चलिए
मजेदार क्वेश्चन है कि मच्छरों से फैलने वाला रोग है और ये आप सभी के माइंड में बैठा हुआ है। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा है ना कि कोई गलती नहीं करेगा और काफ़ी लोग का जवाब यहाँ सही जाते हुए नजर आ रहा है कि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया मैं तो ऐसे याद किया हूँ, यहाँ लिखा है मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया, कोई दिक्कत नहीं, किधर से भी किधर दे कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। तो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया इज द राइट आंसर। जिन्होंने किया उन सभी भाइयों का सही जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए आप सभी कोई। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आयरन बोलते हैं लोहा को और लोहा का संकेत Fe होता है जो एनीमिया बीमारी में काफी फायदेमंद होते हैं, और वो है आपका आंवला, पालक और गुड़। याद रखें दोस्तों, कभी भी आंवला, पालक और गुड़ दे तो डॉक्टर ये सलाह देता है कि ये खाने से, है ना, एनीमिया वाले पेशेंट के लिए बोलता है डॉक्टर लोग कि ये खाना है। लोहा की प्रचुर मात्रा मिलता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि एक दूसरे देश का, काफी मजेदार है, विद्यार्थी आपके, अब आ गया पेडागोजी, और पेडागोजी काफी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है जिसका तो ऑपरेशन मैं करूंगा ही, मजा आ जाएगा देख करके कि सर मजा आ गया, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन का सेशन अभी तक यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन काफी लॉन्ग क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं कि एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी है, शामिल हुआ है, आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। बताएं, विद्यार्थियों में बातचीत करने के लिए पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देना चाहिए। भाई बात अच्छी बात है, मेल जोल को बढ़ावा देंगे, लेकिन भाई जो बेटर है, यह महत्वपूर्ण क्या है इसमें, तो पक्षपात और रूढ़िवाद को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। दोस्तों देखिए, पक्षपात को कम करने के लिए क्यों, तो लिखा हुआ है कि दूसरे देश का विद्यार्थी, मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, दूसरा देश का विद्यार्थी यहाँ पे आके बैठ गया, तो क्यों उसको चर्चा, इस बात पर चर्चा किया जाता है ताकि कोई उसके साथ पक्षपात न करे, कोई रूढ़िबद्ध धारणा नहीं रहे, उसकी विविधता को महत्व दे, ठीक है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में जूम ऐप कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है जो बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं ना, मैं क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। व्हाट्सएप में एक GIF होता है, GIF होता है जिसे भेजते हैं, इमोजी जानते हैं ना, इमोजी, तो इमोजी से थोड़ा सा बेटर होता है GIF। किसी के पास भेजते हैं लेकिन बोलते हैं नहीं, बोलते हैं बिना बोले आप संदेश पहुंचा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं GIF। तो क्या चीज में आता है, तो चैटिंग वाले ऑप्शन में GIF रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मजेदार है कि निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। संरचनावादी में मेल खाने वाला है दोस्तों, पक्षियों के चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा दोस्तों। पक्षी के चोंच से पता नहीं चल पाएगा कि किसका पक्षी किसके जैसा है, ठीक है। तो नदी के पानी में उसके रंग में मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, मैंने आपको पिछली बार क्लास में ही बताया था कि देखिए, संरचनावादी की कभी भी बात करें तो वहां पे बोलेगा क्या कि मान लीजिए ये तालाब है, मैं उदाहरण देता हूं, इसमें पानी का रंग देख लिए कि नीला है तो कहेंगे काफी स्वच्छ पानी है, लेकिन काला है तो कहेंगे कि गंदा पानी है, प्रदूषित पानी है। तो उसकी संरचना देख करके पता लगा लेना सबसे बड़ी बात होती है। यहाँ आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे सर नदी के पानी वाला आप सही करते हैं, तो नदी के पानी देख के बता देते हैं कि उसकी संरचना कैसी है। तो काला है तो बोलेंगे प्रदूषण है, नीला है, नीला संरचना देखेंगे तो बोलेंगे साफ पानी है। लेकिन दोस्तों आप लोग देखिए जरा एक सेकेंड, फूल की कली को देखकर चित्र बनाना। क्या आपको कली में दिखा दूं, गुलाब या कोई भी चीज का कली आप देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, कहीं खेत में लगा हुआ है,
उसको देखकर चित्र बना लेंगे? कभी नहीं, फोटो देख के चित्र बनता है दोस्तों। तो सबसे बेटर जो है आपका बी ही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षा में व्यस्त विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सक्रिय शिक्षा में सबसे बेटर उदाहरण कौन सा होगा? तो वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करना। देखिए दोस्तों, काफी मजेदार क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय शिक्षा में व्यस्त विद्यार्थियों के लिए सबसे बेटर उदाहरण बताना है। देखिए, ये नंबर है कि भाई चर्चा करवाना बहुत अच्छी बात है। वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले चलचित्र को देखने के बाद वाहनों को देखे गए अंतर पर चर्चा करना। अब सुनिए, पहले राजदूत गाड़ी आता था, ठीक है, और अभी आता है बुलेट। ठीक है, वर्षों से चलने वाला गाड़ी जो था पहले राजदूत था, अब है बुलेट। तो इस पर चर्चा करेंगे कि पहले क्या था, कैसा सिस्टम था, अब क्या सिस्टम है, इस पर चर्चा करेंगे। काफ़ी मनोरंजक वाला विषय होगा, इसीलिए आपका उत्तर जो जाता है ए पर जाता है। यहाँ 50 वर्ष बोल दिया, लिमिट बोल दिया, इसलिए गलत है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है क्या, सूचीबद्ध करना, ये आपका गलत जा रहा है। इमारतों के निर्माण में इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के चीज़ों के बारे में जानकारी श्याम पट पर उतारने से भाई बच्चा नकल करेगा, इसलिए आपका गलत है। पाठ्य पुस्तक भी आपका गलत जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? कच्चे माल के बारे में प्रमाणिक कार्य बताना है। तो उत्तर यहाँ पे दिया कि विद्यार्थियों को भूमिका निर्वाह के माध्यम से धान कटाई और बाजारों में लाए जाने वाले को दर्शाने के लिए कहना। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि कच्चे माल पर, तो भाई कच्चे माल वाला इसमें कौन सा जाएगा, ये आपको बताना है। तो कच्चे माल वाला आपका ये भी नहीं है आपका। विद्यार्थियों में विद्यालय में भवन के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए करना। देखिए, भवन के चारों तरफ चक्कर लगाना यहाँ आपका गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि विद्यार्थियों को उसकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल के लिए पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए करना। देखिए दोस्तों, बच्चों को कहेंगे यहाँ पे टेबल रहता है, मान लीजिए सरकारी स्कूल में आपकी नौकरी लग गई और आप कहेंगे कि बताओ कि इस टेबल के लिए कच्चा माल का प्रयोग करके कोई पेंसिल स्टैंड बनाओ। तो बच्चा सा काफ़ी अपने अनुभव से बना करके लाएगा, क्योंकि बच्चा जो है रोज रोज देख रहा है टेबल को कि कहाँ पे कैसे रखेंगे, तो दिक्कत नहीं होगी और कच्चा माल से वो बना करके लाएगा। तो बच्चों का वास्तविक जीवन से हो गया ये आपका सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि आप खेलों और खेल प्रतियोगिता के बारे में पाठ पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थी पूछता है कि आप हमें ईवीएस में खेल के बारे में क्या पढ़ा रहे हैं? विद्यार्थी पूछा। तो निम्नलिखित में कौन सा उत्तर ईवीएस में पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा, ये बताइए। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि खेल सदियों से खेले जा रहे हैं और आप बहुत से लोग छुट्टी के लिए या कार्य के लिए खेलते हैं। यह पाठ को अपने विचारों और वातावरण में अच्छी तरह से समझने में मदद करने का एक भाग है। दूसरा ऑप्शन बोला है यहाँ पे क्या कि बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का पेशा ही गलत चला गया। ठीक है, दादा दादी और नाना नानी वाला आपका सबसे बेटर जाता है, क्योंकि वास्तविक जीवन वाला है कि हमारे दादा दादी नाना नानी द्वारा खेले जाने वाले कई खेल अब नहीं खेले जा रहे हैं। इसलिए यह पाठ आपको उन खेलों को बेहतर ढंग से समझने और ऐसा करके अपने बड़ों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में मदद करेगा। सबसे बेटर आपका
सी जाएगा। ठीक है, चलिए। लेकिन दोस्तों एक और है लिखा हुआ, एक और देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है। खिलाड़ियों का बचपन अक्सर मुश्किल से भरा होता है, तो अक्सर मुश्किल से भरा होता है, ये जरूरी नहीं है दोस्तों, ये गलत है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि सहमीर वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है। एक बार आप सभी कोई लाइक करें, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए सहमीर वाले जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जा रहा है कि सहमीर ने बोला कि ग्लोब के निचले हिस्से पर इशारा करते हुए बोला कि आप कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता। ग्लोब है, सहमीर यहाँ पे बोला कि क्या यहाँ कोई नहीं रहता। अब सुनिएगा, उजायरा बोला यहाँ भी लोग रहते हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना यहाँ है। सहमीर, क्या वहाँ पर लोग उल्टा खड़े हैं? भाई ग्लोब भाई बना है तो कहेंगे यहाँ पे रहता है लोग, तो यहाँ लोग उल्टा है, यहाँ सीधा है। देखिए माइंड में बच्चा का क्वेश्चन चल रहा है, तो यह लोग गिरते क्यों नहीं है? एनसीईआरटी में पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 में पाठ 11 में यह दिया हुआ है और इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो लिखा हुआ है क्या कि उपयुक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। तो निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण सहमीर के गलतफहमी को दूर करेगा? सहमीर के गलतफहमी क्या था कि यहाँ पे लोग जब रहते हैं तो गिरते नहीं है, क्या बताए? क्या गलतफहमी है, उसको दूर करने वाला ऑप्शन बताना है। तो डायरेक्ट मैं आंसर पाता हूँ, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं बताऊंगा उसको क्या कि ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका देंगे। पिन को क्या करेंगे? चुभो देंगे तो गिरेगा? नहीं गिरेगा। अलग अलग स्थितियों में पिन को देखेंगे घुमा घुमा करके, तो पिन कभी ऊपर हो जाएगा कभी नीचे हो जाएगा, है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही करेंगे, पिन चिपका करके उसको घुमा करके बता देंगे तो पिन नहीं गिरेगा। तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा के बारे में हो जाएगा और इससे उसका गलत फ्रेमी जो है वह दूर हो जाएगा। तो सहमीर वाले क्वेश्चन में आप एक ही माइंड में बना करके रखें, ग्लोब के बारे में जब भी पूछे तो पिन चिपकाने वाला बात को याद करके रखें। ठीक है, चलिए। काफी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा दोस्तों, जिसे देख करके आप लोग भी घबरा जाइएगा, क्योंकि भाई वहां पे भी स्क्रीन वही मिलेगा, ऊपर नीचा करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों के विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य या प्राप्य है? ज्ञानेंद्रियों के बारे में सबसे बेटर कौन सा है? देखिए विद्यार्थियों को पता लगे कि चींटी जमीन पर गिरी मिठाइयों पर क्यों एकत्रित हो जाता है, इससे नहीं होगा दोस्तों। ज्ञानेंद्रियों को महत्व को समझ कर विद्यार्थियों को अपने ज्ञानेंद्रियों की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे? नहीं दोस्तों, अच्छी तरह यहाँ गलत गया। विद्यार्थियों को एक चित्र द्वारा समझाएंगे, चित्र द्वारा ही गलत हुआ। देखिए भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थियों के पशुओं की सूची एकत्रित करने के लिए कहेंगे। बोलेंगे कि भाई वैसे पशु का नाम बताए जो ये चीज खाते हैं, तो ज्ञानेंद्रियों के नाम पर, ज्ञानेंद्रियों के सहारे वो ढूंढने का कोशिश करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। सबसे बेटर आपका डी पर जाएगा उत्तर। देखिए इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था इसको। देख रहे हैं दोस्तों, शायद ही आपको कहीं भी यूट्यूब पर मिले, ज़्यादा नहीं मिलता दोस्तों, लेकिन समझना है भाई। समझ लीजिए प्रेम से। आप आगामी प्रदर्शन के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद के एक बोतल लेकर के आए हैं, ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने विद्यार्थियों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी। मान लीजिए पोस्टर साटने के लिए कहा गया, बोला गया कि एक गोंद का बोतल देंगे, लेकिन खाली हो जाएगा तो दोबारा नहीं देंगे। इसलिए उन्हें गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। इसलिए बोला क्या कि भाई गोंद का प्रयोग किफ़ायती से रूप से करना है। तो निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? काफी लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों और अच्छे तरीका से बताना है आप लोगों को, नेगेटिव पॉजिटिव छाट करके। तो पहली बार बोला है यहाँ पे क्या कि एक पोस्टर लगाए जो दर्शाए कि प्रोजेक्ट में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं किया जा सकता है ना। यहाँ पे प्रोजेक्ट,
देखिए, कक्षा में सर्वेक्षण का पता लगाए कि कितने विद्यार्थियों को उन प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता होगी और क्यों होगी, है ना। ये पता नहीं लगेगा, एक ही बोतल दिया जा रहा है तो क्या दिक्कत है। सभी विद्यार्थियों को समान रूप से गोंद वितरित करें और देखें कि सप्ताह के अंत में आपका गया काम से। ठीक है, चलिए अगला क्या बोला कि विद्यार्थियों को यह साझा एक रजिस्टर में लिखने को कहे कि उन्हें कब, क्यों, कितने चम्मच गोंद लिया, है ना। कब, क्यों, कितने, ये सब जो है वो काफी डाटा रिकॉर्ड करेगा बच्चा। इससे बच्चा का माइंड का विकास भी होगा, बोलेगा, बताएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, बताएं। सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है प्रयोग से। फर्स्ट में बोला क्या कि भोजन पचने में लगने वाला समय ज्ञात करें, ये गलत बात है, इस पर प्रयोग नहीं होगा। कक्षा में विभिन्न प्रकार के स्थान पर गुड़ के टुकड़े रख देना ताकि अलग अलग स्थान पर चिट्ठियां कितने समय में पहुंचे, तो इस पर प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग स्थान पर आपका आगे भी देख लेते हैं। समझाना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। तो ये वास्तविक जीवन वाला है दोस्तों, जो सभी कोई चाय पर हवा फूंकते हैं पीते समय, तो ये सबसे बेटर होगा वास्तविक जीवन वाला। और अगला क्वेश्चन भी भाई कमजोर नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोटा नहीं है, कोई बात नहीं। ऋतुओं के विषय में आराम करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक है। कम बोले तो नेगेटिव, तो नेगेटिव खोजना है दोस्तों। और फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना। देखिए, ऋतु के बारे में पढ़ाना है, जाड़ा ऋतु अभी चल रही है ना, ठंडा मौसम चल रहा है, तो क्या सैर पर ले जाने से ऋतु से मतलब है। ऋतु तो यहाँ भी बदलता है और जहाँ ले जाएंगे वहाँ भी बदलता है, तो सबसे कम प्रासंगिक तो यही हो गया दोस्तों, सैर पर ले जाना। ये गलत बात बोल रहा है भाई, क्योंकि ऋतु तो मेरे यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है, आपके यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उससे पूछना कि पौधे में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार से परिवर्तन देखे जाएंगे, गलत बात है भाई, ये सबसे कम है, यही ये पड़ जाएगा। अगला है कि शैक्षणिक उद्देश्य में विद्यार्थियों को संचारी गैर संचारी के बीच में अंतर को समझाएंगे। तो निम्नलिखित में कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य का सबसे अच्छे तरह से परीक्षण करता है, बताएं कौन सा होगा आपका उत्तर। देखिए, हम कोविड से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं लेकिन सामान्य सर्दी से बचाव के लिए नहीं, क्यों। देखिए दोस्तों, कोविड के लिए करेंगे, सामान्य सर्दी के लिए नहीं करेंगे, तो ये गलत बात बोला, क्योंकि सर्दी के लिए भी करना है मास्क का प्रयोग। यदि आपके माता पिता में से डेंगू हुआ है तो क्या आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है, ये भी गलत बात बोला। देखिए, सामान्य सर्दी का संचार और मधुमेह में संचार अलग कैसे होता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या था ये समझिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, अब आपको समझ में नहीं आए तो शायद आपको कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं। संचारी, यहां लिखा गैर संचारी। फर्स्ट में बताना था संचारी रोग माने जो फैलता है, ये दूसरा में बताना था गैर संचारी रोग जो नहीं फैलता है। तो संचारी रोग में पहले क्या आएगा, सर्दी आ जाएगा, सर्दी जो है ना फैलता है। गैर संचारी में मधुमेह रोग हो जाएगा जो नहीं फैलता है। तो वही आपका ऑप्शन बोला है कि सर्दी जो है वह संचारी रोग है और मधुमेह जो है वह संचार नहीं करता है। मधुमेह माता पिता में है तो ये जरूरी नहीं कि बाल बच्चे में हो जाए, संचारी नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया संचारी है दोस्तों, वायरस संचारी नहीं है, आपका गलत बोला है। तो संचारी रोग कौन सा है, मास्क लगेगा सर्दी में, और गैर संचारी आपका मधुमेह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका काफी लॉन्ग क्वेश्चन है। एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है
जिनमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी के 3D का निरूपण दिखाया गया है। तो शैक्षणिक संसाधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों को किताब की तुलना में इसका प्रयोग से क्या लाभ है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। किताब में जो 3D आकृति बनता है वह उतना अच्छा नहीं होता है जितना आप लोग पृथ्वी कंप्यूटर से आप लोग जो लोड करते हैं उतना अच्छा होता है। इसी पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उत्तर आपका कौन सा जाएगा बताए। तो यह विद्यार्थियों को स्वतंत्र अध्ययन में आदत विकसित करेगी। यह आदत गलत है, याद करने वाली बात बोल दिया। अव्यवस्थित गलत जा रहा है। यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। सबसे बेटर आपका डी पड़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक शिक्षक कक्षा में 2 गमले में लौंग के पौधे लगाती है। किसके? सॉरी, लौंग के नहीं, 2 गमले में लगे पौधे लाती है। घर से पौधा लाया, 2 गमला में लगा हुआ, उनमें से एक गुलाब का है और दूसरा अदरक का है। अच्छा बात है भाई। इन पौधे का प्रयोग करके निम्नलिखित में कौन सा विषय वस्तु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? बताए कौन सा नहीं करेंगे। देखिए, पौधे का अनुकूलन कर लेंगे, विविधता देख लेंगे कि गुलाब कैसे फुलाता है, अदरक कैसे फुलाता है, फूल का बाग का भी पता चल जाएगा गुलाब कैसे होता है ना। लेकिन क्या नहीं होगा, तो पौधे में बीजों का स्थानांतरण नहीं होगा। गुलाब में बीज का स्थानांतरण बहुत ही कम होता है, बहुत डिफिकल्ट माध्यम से होता है। बीज आपका अदरक में भी नहीं है, अदरक में बीज नहीं होता है, तो बीजों का स्थानांतरण आपका इसमें नेगेटिव पड़ जाएगा। उत्तर तो डी पर ही जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन था दोस्तों, जिसके वजह से स्पीड में कराना मुश्किल था और जिसके वजह से आपका 31वां मिनट चल रहा है। 30वां क्वेश्चन है, श्री सुहास्य समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजें के पारस्परिक निर्भरता पर विचार सिखा रही है। ठीक है, मैंने किस पर निर्भर करते हैं उस पर सिखा रही है। मतलब कि आप क्या चीज के पर निर्भर रह सकते हैं अपना जीवन। तो निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? आपको पता है आजकल एक ट्रेंड चला है, BA चाय वाली, MA चाय वाली, ग्रेजुएशन चाय वाली। तो आत्मनिर्भरता पारस्परिक निर्भरता के बारे में सबसे बेटर तो चाय की दुकान ही मार के आइएगा, सबसे बेटर आपका उतर जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक करके जरूर जाइएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था, स्पीड कराना काफ़ी मुश्किल है और इसको अच्छे से कराया जाए तो लगभग आपको 1 घंटा तक लग जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।